Every crime leaves a story. We go beyond the evidence to uncover the truth. Welcome to Beyond the Crime. I've already sent 49 women to the other side. I was aiming for 50, but I came up one short. मैं 50 का आंकड़ा छूना चाहता था, लेकिन मुझसे चूक हो गई। कहा जाता है कि ये खौफनाक शब्द कनाडा के एक बेहद शाहिद और कुख्यात सीरियल किलर के हैं। एक साधारण दिखने वाला सुअर पालने वाला किसान या एक ऐसा दरिंदा जिसने पूरे कनाडा को हिलाकर रख दिया। आज की कहानी आपको ले चलेंगी पिगी पैलेस के उस खौफनाक सच की तरह, जहां कई महिलाएं गई लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। हम बात कर रहे हैं कनाडा के इतिहास के सबसे क्रूर सीरियल किलर की। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बचपन के हाथ से किसी इंसान को मॉन्स्टर बना देते हैं। क्या यह सच है? आइए जानते हैं आज के इस रोंगटे खड़े करने वाले एपिसोड में। कल्पना कीजिए एक शांत सा दिखने वाला पिग फार्म, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, जहां सुअर इधर उधर दौड़ते हुए मस्ती कर रहे हैं और आपस में खेल रहे हैं। लेकिन उसी जमीन के नीचे दफन था एक ऐसा राज जिसने पूरे कनाडा को हिला के रख दिया। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका नाम था रॉबर्ट पिक्टन। लोग उसे आज भी द पिग फार्म किलर के नाम से जानते हैं, जो दिन में पिग पालने वाला एक साधारण आदमी था, लेकिन असल में वह एक ऐसा दरिंदा अपराधी था जिसके अपराधों के बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। पुलिस तक इस मामले से हैरान और स्तब्ध रह गई थी। क्या कोई इंसान इतने घिनौने अपराधों को अंजाम दे सकता है? यह विचार आपके मन में भी जरूर आएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या इतने वर्षों तक कोई इतना बड़ा अपराध छिपा सकता है? आइए शुरू करते हैं। कनाडा एक ऐसा देश जिसे दुनिया सुरक्षित, शांत और खूबसूरत मानती है, लेकिन इसी देश की एक शांत सी बस्ती में एक ऐसा फार्म था जिसने आगे चलकर पूरे दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बाहर से एक साधारण पिग फार्मर दिखाई देता था, लेकिन बाद में उसका नाम इतिहास के सबसे कुख्यात अपराध मामलों में से एक के साथ जुड़ गया। 24 अक्टूबर 1949 कनाडा के पोर्ट कोक्विटलम में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया रॉबर्ट पिक्टन। अपने पिता लियोनार्ड पिक्टन और मां लुइस पिक्टन कई पीढ़ियों से पिग फार्म चलाने वाले परिवार से थे। उनका फार्म शहर से कुछ दूरी पर था, जहां सैकड़ों सुअर पाले जाते थे। रॉबर्ट 3 भाई बहनों में बीच का बच्चा था। उसकी बड़ी बहन लिंडा, उसको बचपन में ही रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया, क्योंकि परिवार को लगता था कि पिग फार्म एक लड़की के पालन पोषण के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। घर पर रॉबर्ट और उसका छोटा भाई डेविड पिक्टन ही रहते थे। दोनों भाइयों का अधिकांश बचपन खेतों और जानवरों के बीच बीता। रॉबर्ट की मां बेहद सख्त मानी जाती थी। उनकी पहली प्राथमिकता फार्म का काम, सुअरों की देखभाल और उन्हें बेचने या कटवाने का काम था। रॉबर्ट और डेविड से कम उम्र से ही लंबे समय तक खेत और जानवरों का काम कराया जाता था। वे सुअरों की देखभाल करते, उन्हें खाना खिलाते और बड़ा होने पर बेचने के लिए तैयार करते, और जहां वह कई बार सुअरों को स्वयं काटकर उनका मांस बिक्री के लिए तैयार करते थे। बताया जाता है कि उनकी मां कई बार रॉबर्ट और उसके भाई को गंदे कपड़ों में ही स्कूल भेज देती थी, जिससे दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। अरे कैसे कपड़े पहनता है, ये सब कुछ।
स्कूल में रॉबर्ट पढ़ाई में संघर्ष करता था। उसे विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन की कक्षा में डाला था ताकि वो अच्छा पढ़ सके। उसके बहुत लिमिटेड दोस्त थे। वो शांत रहता था और अक्सर अकेला दिखाई देता था। आखिरकार उसने 1963 में स्कूल छोड़ दिया। पढ़ाई की वजह से मन नहीं लगा। कुछ वर्षों तक उसने फिर एक जॉब किया, कसाई का, मीट कटर। वहां उसका काम जानवरों के मांस को काटकर उसे बेचने के लिए तैयार करना था। कुछ समय बाद उसने वो भी नौकरी छोड़ दी और वापस अपने परिवार के फार्म पर लौट आया। अब वो फिर से पिग फार्म में सुअर पालने लगा। बताया जाता है कि बचपन में रॉबर्ट ने एक छोटे सुअर के बच्चे को पाला था। जब बाल थे बहुत सारे थे, बस उसमें एक छोटा सा बच्चा, उसे उस सुअर के बच्चे से बहुत लगाव हो गया था। वह अपने साथ उसको रखता था, उसके साथ खेलता था, अच्छा खाना देता था उसको, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता था। लेकिन कुछ वक्त के बाद रॉबर्ट की मां ने उसी सुअर के बच्चे को काटने के लिए भेज दिया। इस घटना से रॉबर्ट को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। उसका दिल टूट सा गया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बचपन के आघात किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। जीवनी संबंधी स्रोत इस घटना का उल्लेख करते हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि इसी घटना ने आगे चलकर उसके अपराधों को जन्म दिया हो। नहीं, यह उसके जीवन की एक वास्तविक घटना थी, लेकिन दावा करने का कोई वैज्ञानिक प्रमाणित आधार नहीं है। इसी कारण उसके भीतर दूसरों के प्रति दया, लगाव या संवेदना समाप्त हो गई थी। 1978 में उसके पिता की मृत्यु हो गई और 1979 में उसकी मां भी चल बसी। अब जो घर की जिम्मेदारी है, फार्म की जिम्मेदारी है, रॉबर्ट और उसके भाई डेविड के कंधों पर आ गई। परिवार की संपत्ति भी दोनों भाइयों को मिली। कुछ संपत्ति उन्होंने बहन को दी। परिवार की कुछ जमीन जो थी बाद में उन्होंने बेची, जिससे दोनों भाइयों को लाखों कनाडाई डॉलर मिले। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार यह राशि लगभग 5.16 मिलियन कनाडाई डॉलर थी। उन्होंने पार्टी और ऐशो आराम में काफी पैसा खर्च कर दिया। फिर उन्होंने अपनी कुछ जमीन बेच दी थी, लेकिन पिग फार्म का एक हिस्सा अपने पास ही रखा था और कुछ सुअर जो वो बाद में भी पालने लगे। बाद में उन्होंने सोचा कि फार्म के बचे हुए हिस्से का उपयोग एक नए व्यवसाय के रूप में किया जाए, पार्टी के लिए किया जाए। पैसे का एक बड़ा हिस्सा पार्टी स्थल बनाने और वहां होने वाली महंगी पार्टियां, शराब, मनोरंजन और अन्य खर्चों पर लगाया गया, जिससे वह स्थान धीरे धीरे एक लोकप्रिय पार्टी स्थल बन गया। रॉबर्ट ने अपना अधिकांश समय उसी फार्म पर बिताना जारी रखा और आगे चलकर वही फार्म पिगीज पैलेस के नाम से कुख्यात हुआ, जहां नियमित रूप से पार्टियां आयोजित की जाती थी। पिगीज पैलेस कोई आलीशान क्लब नहीं था, बल्कि यह रॉबर्ट पिक्टर के पिग फार्म पर बने पुराने स्लॉटर हाउस, यानी जहां पहले सुअरों को काटा जाता था, उसे बदलकर बनाया गया एक अवैध पार्टी स्थल था। कुछ गवाहों ने दावा किया कि वहां पशुवध के निशान और तेज बदबू महसूस होती है। पिगी पैलेस की अंदरूनी दीवारों पर सुअरों का खून या मांस के निशान भी मौजूद थे। पिगी पैलेस के अंदर डांस फ्लोर बनाया गया, स्टेज तैयार किया गया जहां लाइव बैंड और संगीत के कार्यक्रम आयोजित होने लगे। Yeah, we are gonna rock this place tonight. Everybody, let's go! साउंड सिस्टम, स्पीकर और लाइटिंग की व्यवस्था की गई। बार, शराब परोसने की, सर्व करने की व्यवस्था की गई और बारबेक्यू भी आयोजित किए जाते थे। वहां पार्टियों में पोर्क, जो सुअर का मांस,
कस्टमर को परोसा जाता था, जो पिग फार्म के कारण असामान्य नहीं था। ऐसी अफवाहें फैली थी और कुछ लोगों ने अपनी आशंकाएं व्यक्त की थी कि पार्टी में आए लोगों को मानव मांस परोसा गया था। इतिहासकारों और विश्वसनीय अपराध शोधकर्ताओं के अनुसार इसे सिद्ध तथ्य नहीं बल्कि अप्रमाणित दावा माना जाता है। लेकिन जैसे बैठने के लिए टेबल, कुर्सी, चेयर्स, ये इनकी व्यवस्था की गई, बाहर पार्किंग और बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त जगह बनाई गई। इस स्थान पर कई बार 500 से 2000 तक लोग इकट्ठा होते थे, जिनमें बाइकर गैंग, स्थानिक लोग और अन्य फील्ड के लोग शामिल होते थे। उस समय तक कोई नहीं जानता था कि यही फार्म कुछ वर्षों बाद कनाडा के सबसे बड़े आपराधिक मामलों का केंद्र बनने वाला है। जी हाँ, तो दोस्तों, यह थी रॉबर्ट पिक्टन और उसके कुख्यात पिगीज पैलेस की खौफनाक कहानी। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे एक साधारण पिग फार्म पुलिस की सबसे बड़ी जांच का केंद्र बना और क्यों लगातार कनाडा शहर की महिलाएं लापता होने लगी, और लापता हुई उन महिलाओं के साथ आखिर क्या हुआ था, उनके पीछे कौन था, और इतने लंबे समय तक यह सब कैसे छिपा रहा। पुलिस की शुरुआती गलतियां क्या थी। 1997 का वह हमला, जिसे बाद में एक बड़ा चेतावनी संकेत माना गया था, और आखिरकार जांच और पुलिस रॉबर्ट पिक्टर के फार्म तक कैसे पहुंची। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इंतजार कीजिए हमारे नए एपिसोड का बहुत जल्द। धन्यवाद।